तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हाट इज डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में जब जनरल परवेज मुशर्रफ लीडर हुआ करते थे मिलिट्री के, 1999 की बात है, इन्होंने कूप स्टेब्लिश करी, मिलिट्री कूप। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो पूरे देश में बहुत सालों से रूल कर रही है। हाय एवरीबॉडी, वेल माय नेम इज अरिमा चतुर्वेदी। आई होप अब तो आप लोग मेरे को बहुत अच्छे से पहचान गए होंगे। So, as promised, I am back with one short session of political science. आज हम पढ़ेंगे अपनी पूरी political science की book only in this class. So, hi everyone, my name is Arima Chaturvedi, only on Drishti School. चलिए तो शुरू करते हैं पॉलिटी इन वन शॉट। आई नो आप लोग के पेपर्स हैं, आई नो आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि इतना ज़्यादा डिले हो गया, बट here we go. Let's start with the political science one short session only by yours truly. चलो तो शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। चैप्टर बहुत आसान है, आपको पता है कि कितना आसान सा ये हमारा चैप्टर है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। अब मेनली इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, या तो आपको इसमें ना हमने फीचर्स पढ़े हैं बहुत सारे डेमोक्रेसी के, अभी हम पढ़ेंगे, तो या तो वो आपसे वो फीचर्स के बारे में पूछेंगे, या तो आपसे बोला जाएगा कि ये फीचर है, इसको एक्सप्लेन कर दो। अगर आपसे पूछा गया कि ये फीचर है, एक्सप्लेन कर दो, और अगर वो 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसमें वो एग्जाम्पल लिखना है जो हम फीचर्स में पढ़ेंगे। इन केस अगर वो सिर्फ 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है तो आप उसको सिर्फ एक्सप्लेन करोगे। इन केस आपसे पूछा जाता है कि डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स हैं वो बता दो, तो सिर्फ आपने उसको फीचर्स लिखने, हेडिंग डालो और उसको थोड़ा सा एक एक लाइन में एक्सप्लेन करके खत्म कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट। इस तरीके से बस आपको इसका आंसर लिखना है। चलो तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हाट इज डेमोक्रेसी। अब व्हाट इज डेमोक्रेसी तो मैम 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल, है ना, ये तो हमेशा से पढ़ा हुआ है। बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज अ कोट। ये किसी ने बोला है, आप उसको बार बार कोट कर रहे हो, तो ये डेफिनेशन तो नहीं हुई, है ना। पर डेमोक्रेसी होती क्या है वो भी आपको पता है, जहां पर रूलर जब जनता चूज करती है, लीडर जब जनता चूज करती है, तो हम उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। बट द पॉइंट इज दैट इफ दिस डेफिनेशन इज सफिशिएंट और नॉट, क्या इतना कह देना कि जनता अपने लीडर को चूज करी है, क्या इतना सफिशिएंट होता है डेमोक्रेसी को एक्चुअली एक्सरसाइज करने के लिए? चलो इसके लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। हम सब ने एक देश के बारे में सुना है, नॉर्थ कोरिया के बारे में। वहाँ के लीडर हैं किम जोंग उन, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं हर साल। किम जोंग उन का नाम होता है उस पर्ची में, किम जोंग उन का नाम होता है उस पर्ची में, किम जोंग उन का नाम होता है उस पर्ची में। नहीं, वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बिल्कुल सही सुना। उसमें 3 ऑप्शंस हैं, तीनों ऑप्शंस में किम जोंग उन, समथिंग लाइक कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोथ ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट, सॉरी आर करेक्ट, एंड ऑल ऑफ दीज, ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में किम जोंग उन जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। क्या जनता की चॉइस है? बिल्कुल चॉइस है, क्योंकि जनता इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या ये डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई, क्या ये इसको पर्टेन कर रही है? बिल्कुल कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है, हमें इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ और फीचर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और यही फीचर्स हमें ये चैप्टर, ये टॉपिक बताता है। ठीक है, पहला है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्शन इलेक्टेड लीडर्स। देखो, जब हम इसके फीचर्स की बात कर रहे हैं, इन फीचर्स में सबसे पहला फीचर आता है कि जो भी देश के मेजर डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा? वो वही लीडर लेगा जिसको जनता ने चूज किया है। ठीक है, वो वही लीडर लेगा जिसको जनता ने चूज किया है। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये क्लियर है। पर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल क्या है? इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान विच इज अ नेबरिंग कंट्री, यहाँ पे एक मिलिट्री हेड हुआ करते थे जिनका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। अब पाकिस्तान में जब जनरल परवेज मुशर्रफ लीडर हुआ करते थे मिलिट्री के, 1999 की बात है, इन्होंने कूप स्टेब्लिश करी, मिलिट्री कूप, मतलब जाके और इन्होंने सारी गवर्नमेंट हथिया ली, मतलब उसको हम कहते हैं कूप। ठीक है, हमला कर देना बेसिकली। तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनसे बोला गया कि भाई ये तो ना बहुत ज़्यादा करप्ट है, इसको हटाओ और मैं संभाल लूंगा देश। तो उन्होंने बोला कि जब तक कोई और प्रेसिडेंट नहीं आता तब तक मैं सिर्फ देश का भला चाहता हूँ, और मैं इस भले के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के लिए तैयार हूँ।
तो जनता को लगा ठीक है यार, करप्ट नेता हटा दिया, कोई बात नहीं, अब चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाएगा, जब तक प्रेसिडेंट नहीं बन रहा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। अब 2002 आया, 2002 में उन्हें लगा कि यार चीफ एग्जीक्यूटिव के पास इतनी पावर तो नहीं है, थोड़ी पावर की और जरूरत है, तो उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट असाइन कर दिया कि अभी मेरे को कोई और अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल रहा, देश के अच्छे के लिए, सिर्फ देश के भले के लिए मैं प्रेसिडेंट बनने को तैयार हूं। तो फिर से वो प्रेसिडेंट बन गए। अब इसके बाद उन्होंने अपने आप को 5 साल का एक्सटेंशन भी प्रोवाइड कर दिया कि अगले 5 साल में बाई चांस कोई अच्छा कैंडिडेट आए ना आए, है ना, तो इसलिए देश का भला तो सोचना पड़ता है, तो उन्होंने अपने आप को 5 साल का एक्सटेंशन भी प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक चेंजेस होते हैं उनमें बेसिक अमेंडमेंट्स करने शुरू कर दिए। जैसे कि उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर एस्टेब्लिश किया 2002 में, और उसमें ये था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम राइट्स दे देता है प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट इस कंडीशन पे नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को भी डिसमिस कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अब जब इतना कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्टेब्लिश करी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हमारी जो जनता होती है, सिविल जनता होती है, उसकी सिक्योरिटी के लिए होती है ना, मेनली। पर अजीब सी बात ये थी कि इसमें उन्होंने सारे के सारे मिलिट्री के जो सोल्जर्स थे उनको उन्होंने फिल कर दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ पाकिस्तान में। अब जितने भी डिसीजन लिए गए वो कौन ले रहा है, जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ को क्या जनता ने चूज किया था? इतने सालों तक नहीं किया था। फिर डिसीजन कैसे ले सकते हैं? ऐसे ले सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन हो रही है तो हम इस कंडीशन को कभी भी एक डेमोक्रेसी नहीं मान सकते। ठीक है, इसीलिए मेजर डिसीजन, हर एक कंडीशन पे मेजर डिसीजन कौन लेना चाहिए? हर एक कंडीशन पे मेजर डिसीजन लेने वाला हमेशा एक इलेक्टेड लीडर ही होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास दूसरा एक एग्जाम्पल आता है चाइना का। ठीक है, पहले हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मेक्सिको के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चाइना में नेशनल पीपल्स कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस क्या है? वहां पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उनकी असेंबली का नाम है ना। और वहां पे जो इनकी ब्रेन सेल्स डेड, हाँ, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो वहां की पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो पूरे देश में बहुत सालों से रूल कर रही है। वहां पे जनता के पास में कोई और ऑप्शंस नहीं है क्योंकि वहां पे वन पार्टी सिस्टम है। अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को लगता है कि उनके लीडर के अलावा कोई और लीडर हो सकता है तो वो 2 लीडर्स को सामने खड़ा करते हैं उसी पॉलिटिकल पार्टी के, और उसमें से ही जनता चूज कर सकती है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि अगर मैम 2 लोग हैं एक पॉलिटिकल पार्टी से तो जनता के पास तो चॉइस है। बिल्कुल है, पर क्या आपको ये नहीं पता कि पॉलिटिकल पार्टी में हमेशा एक कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता है हमेशा। और दूसरी बात ये कि अगर 2 लोग एक ही पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो उन दोनों की जो आइडियोलॉजी है वो काफी हद तक सिमिलर होगी। तो क्या जनता को कोई एक फेयर चॉइस करने का मौका मिला? नहीं मिला। क्या उसके पास और ऑप्शंस हैं? नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम डेमोक्रेसी का एक फीचर कंसिडर करते हैं कि फ्री चॉइस होनी चाहिए जनता के पास, है ना। जनता के पास में ट्रू चॉइसेस होनी चाहिए व्हेन दे आर कंडक्टिंग, व्हेन दे आर पार्टिसिपेटिंग इन वोटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेक्सिको का एग्जाम्पल। मेक्सिको में हर 6 साल में एक बार इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस में 2000 तक एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, अब ये जो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी थी ये क्या करती थी? क्योंकि एक बार रूलिंग पार्टी बनी तो सारी पावर, सारी रिसोर्सेज इनके हाथ में आ गई। इन्होंने इसको मिसयूज करना शुरू कर दिया। इन्होंने जितनी भी गवर्नमेंट की रिसोर्सेज होती हैं उनको अपने ही कैंपेनिंग में यूज करना शुरू किया। गवर्नमेंट के स्कूल के टीचर्स को बोला जाता था कि आप अपने स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को बोलोगे कि आपको किसको वोट करना है? PRI को वोट करना है। कैंपेनिंग किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वो करने नहीं देते थे। किसी और पॉलिटिकल पार्टी के जितने लोग थे उनको वो हरास करते थे। हर तरीके से उन्होंने
जो हमारे न्यूज़ चैनल्स होते हैं या जहाँ से भी हमारी न्यूज़ जा सकती है, कम्युनिकेशन का कोई भी ज़रिया, हर एक ज़रिया को उन्होंने बंद कर दिया था। और व्हाट डू वी कॉल दैट, जिसमें हम सेंसरशिप लगा दी थी। तो कोई भी किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से पब्लिश या पब्लिश नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है। तो इलेक्शंस, अच्छा अब दूसरी चीज़ ये कि मेक्सिको में जब भी इलेक्शंस होते थे तो कई बार वो बूथ को भी कैप्चर कर लिया करते थे। इस कंडीशन में अभी हमने पढ़ा कि इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं थे दोनों ही कंडीशंस में, और इसीलिए फ्री और फेयर इलेक्शन होना भी एक फीचर माना जाता है डेमोक्रेसी का। इसके बाद हम सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया और फिजी के बारे में बात करेंगे। सऊदी अरेबिया में विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं थे अप अंटिल 2015। उसके बाद हम आते हैं एस्टोनिया पे। एस्टोनिया में दो टाइप के लोग रहते हैं, एक तो एस्टोनियन जो वहाँ के नेटिव हैं और दूसरे रशियंस। तो वहाँ पे इस तरीके का सिस्टम है कि जो रशियंस हैं उनको किसी भी तरीके से एक राइट टू वोट नहीं मिलता। दे आर लिविंग इन माइनॉरिटी इन एस्टोनिया और उनको वहाँ पे वोटिंग राइट नहीं मिलता। इस तरीके का सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर वो जाएंगे एज ए सिटीजन अपने आप को रजिस्टर करने के लिए तो सालों लग जाएंगे और वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। फिर आते हैं, हम बात करते हैं फिजी के बारे में। तो फिजी में दो टाइप के लोग रहते हैं, एक है वहाँ के इंडिजीनियस फिजी यानी कि नेटिव फिजी, और दूसरे हैं इंडियन फिजीज जो यहाँ से बहुत साल पहले प्लांटेशंस की वजह से या जैसे भी माइग्रेट करके वहाँ पे गए थे। इस कंडीशन पे फिजी के लोगों को, जो नेटिव फिजीज है, इंडिजीनियस फिजी है, उनको 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू मिलता है। पर जो इंडियन फिजीज हैं जो फिजी में रहते हैं उनको 1 पर्सन 1 वोट तो मिलता है पर उनकी वैल्यू होती है 1/3। तो मतलब 3 इंडियंस वोट करेंगे तब एक वोट काउंट होगा। तो इस तरीके से हमें इन 3 एग्जाम्पल से पता चला कि भाई 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब बेसिकली यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए तभी हम उसे डेमोक्रेसी एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं। इसके बाद एक लास्ट एग्जाम्पल जो हमारी बुक में दिया हुआ है वो है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में जब देश इंडिपेंडेंट हुआ तो वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंट हो गई, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। जिससे अगर आपको याद हो तो इंडियन इंडिपेंडेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम बार बार हाईलाइट किया जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था ज़ानू PF, और इसके लीडर हुआ करते थे रॉबर्ट मुगाबे। तो रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया, जब ये पहली बार जनता ने इनको चूज करके लीडर बनाया, उसके बाद से लेके बहुत सालों तक इन्होंने अपनी कुर्सी कभी खाली नहीं करी। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने शुरू कर दिए, जनता के राइट्स कम कर दिए और अपने राइट्स उन्होंने बढ़ा लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की पोजीशन को हाईएस्ट पोजीशन प्रोवाइड कर दी। अब इससे हमें पता ये चलता है कि कुछ भी हो जाए सब लोग डेमोक्रेसी में लॉ के अंडर इक्वल होने चाहिए और राइट्स जो हैं जनता के वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो देन अगेन द कंट्री इज नॉट एक्सपीरियंसिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये हमारे पास में 4 अलग अलग फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के। अगर आपसे बोला जाता है कि फीचर्स लिख दो तो आपको यही वाले फीचर्स लिखने हैं। ठीक है, चलो अब ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों है। अब इसमें छोटा सा पार्ट आता है जिसमें आप लिखेंगे कि अगेंस्ट एंड फॉर डेमोक्रेसी, इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि डेमोक्रेसी अगर हम अगेंस्ट की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। पहली बात तो बहुत अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि आपको पता ही है कि भाई कुछ सालों बाद हमारी सरकार चेंज हो जाएगी तो दैट मीन्स कि पॉलिसीज भी चेंज होंगी। जो अच्छी पॉलिसीज हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट उनको भी कंटिन्यू नहीं करना चाहती, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि वो तो उन्हीं का ही पॉलिसी है, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, है ना। दूसरी चीज़ ये कि ज़रूरी नहीं है कि हम जिसको चूज़ कर रहे हैं वो हमेशा सही हो। कई बार ये लीडर्स बहुत बैड चॉइस हो सकती हैं, कई बार ये लीडर्स करप्ट भी हो सकते हैं, है ना। थर्ड ये है कि नॉर्मली डेमोक्रेसी की कंडीशन में बहुत सारी अलग अलग टीयर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग लेवल्स होते हैं, और इस कंडीशन पे करप्शन बहुत ज़्यादा हाई चांस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट कि डेमोक्रेसी में इट इज़ ऑल अबाउट हु विंस द
चेयर, है ना। तो इफ द क्वेश्चन इज अबाउट द चेयर, एवरीबडी प्लेज फाउल, और उस कंडीशन पे जो मॉरल या मॉरल वैल्यूज होती हैं, जो मोरालिटी होती है, वो डाउनग्रेड कर जाती है। ठीक है, और कुछ बचा इसमें, करप्शन हो गया, हाँ यस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। यहाँ पे इतने लंबे, इतने लेवल्स होते हैं, इतने सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है डिसीजन लेने से पहले, कि इट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, है ना। फिर आते हैं फॉर डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। पहली बात तो ये कि बहुत अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमें पता है कि किसे जाके कंप्लेन करनी है, और हमें पता है कि इन केस कुछ नहीं अच्छा हुआ तो किसके ऊपर बताना है कि इसकी वजह से हुआ, है ना, किसके ऊपर पूरा का पूरा ऐसे वो डाल देना है, क्या कहते हैं उसको, हांडा फोड़ देना है, नहीं, इसके ऊपर, नेवर माइंड, माय ब्रेन सेल्स आर डेड अगेन। चल ठीक है, दूसरी बात, डेमोक्रेसी बहुत सिंपल सा आपको मेथड प्रोवाइड करता है, बहुत ही ज़्यादा नॉन वायलेंट मेथड प्रोवाइड करता है टू रिजॉल्व विद कन्फ्लिक्ट्स, है ना। तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी दोस्त का सिर फोड़ दिया, उसने मेरा सिर फोड़ दिया, तो बहुत सिंपल सी बात है, ऐसी खत्म हो जाएगी, नहीं। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम इसको बहुत नॉन, मतलब वायलेंस तो हो गया, वो तो हो ही गया, चलो वो तो फिर थोड़ा गुस्से वाली बात है, पर क्या हम इसको बाद में और सेटल डाउन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या उसमें वायलेंस की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। उसके अलावा डेमोक्रेसी सिटीजन्स की डिग्निटी को भी इन्हांस करती है, उनको उनकी सेल्फ एस्टीम को इन्हांस करती है, वो बताती है कि हम सब लोग इक्वल हैं और आप सबकी वैल्यू उतनी ही है जितनी बाकी सबकी है। ठीक है, दूसरी बात ये कि ऑल्दो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस इन डेमोक्रेसी, बट डिसीजन मेकिंग इज अ फाइन प्रोसेस इन डेमोक्रेसी। जो फाइनली आपका डिसीजन आएगा वो डिसीजन हमेशा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे डिस्कशन से ऑलरेडी गॉन थ्रू है। ठीक है, प्लस हमें हमेशा डेमोक्रेसी अलाउ करता है कि हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकें, राइट? चलो, तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई गेस द चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। छोटा सा क्यूट सा चैप्टर था हमारा जो हमने अभी कंप्लीट कर लिया। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई टॉपिक मिस हो गया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं एक अलग से वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, चल अब आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, है ना, दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे बुक का। अब इसको भी हम थोड़ा शॉर्ट में ही करेंगे। पहला टॉपिक जो आपका जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक है इस चैप्टर का वो है साउथ अफ्रीका, है ना। साउथ अफ्रीका की एक छोटी सी स्टोरी है, किस तरीके से वाइट माइनॉरिटी उनको रूल करती थी। नेल्सन मंडेला आए, उन्हें एग्जाइल भेज दिया गया, वो लड़े, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्टेब्लिश करी। जब उनको इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जिसमें उन्होंने वोटिंग राइट्स खुद को तो दिए, मतलब जो वहाँ की जनता है, अफ्रीकन जनता है, उसको तो दिए, साथ में वाइट माइनॉरिटी को भी उन्होंने वोटिंग राइट्स दिए, है ना। तो ये कुछ स्टोरी है कि इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, काफी टाइम लगा, बट स्टिल आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशन एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में माना जाता है ना। अब हम बात करते हैं कि जरूरत क्या है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की। एक एग्जाम्पल पढ़ लिया, बट अभी भी मैम समझ तो नहीं आया कि जरूरत है क्या कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आप ऐसा सोचो कि आप स्कूल में हो और स्कूल में आपके ऊपर कोई भी देख रेख नहीं है, आपके पास कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, क्या होगा? वो जो फैन होते हैं ना, सीलिंग फैन, वो जो ऐसे स्ट्रेट होते हैं वो ऐसे नजर आएंगे। वो जो टेबल होती है जिसमें बैठ के आप पढ़ रहे होते हो, खाना खा रहे होते हो, वो टूटी हुई नजर आएगी, है ना, क्योंकि वहां पे कुछ देखने के लिए है ही नहीं, कोई कुछ कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। ये सारे रूल्स और रेगुलेशन आपकी डायरी में लिखे हुए होते हैं, स्कूल की डायरी में। तो जैसे स्कूल की डायरी की रूल बुक आपकी स्कूल की रूल बुक आपकी वो डायरी है, बिल्कुल वैसे कंट्री की रूल बुक क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब रूल्स तो जरूरी हैं, अगर हम रूल्स नहीं बनाएंगे तो देश प्रॉपरली वर्क कर ही नहीं पाएगा, है ना। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत रखी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जनरेट ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग पीपल। आज मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो मैं ये सोच सकती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेरे को जरूर सही, मेरा जो राइट है वो मेरे को दिलाएगा। तो एक ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है हमारे बीच में थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोई इतना भी गलत नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीज का पनिशमेंट है। इस तरीके से लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे जहाँ पे सरकार के पास में एक्सट्रीम पावर्स थी।
आप सोचो अडोल्फ हिटलर के पास में क्या पावर्स थी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन का ही तो यूज किया क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन वीक था। पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अपनी सरकार की पावर्स पे लिमिट लगाई हुई है, कैप लगाई हुई है कि वो कभी भी कुछ भी इररिलेवेंट नहीं कर सकते। उन्हें पहले जनता की जो राइट्स हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा। सेफगार्ड फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने अभी लास्ट चैप्टर पढ़ाते हुए भी बोला कि अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, द राइट्स ऑफ द सिटीजन, राइट। तो वो ये सेफगार्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बाकी राइट्स नहीं, फंडामेंटल राइट्स को कोई भी कुछ ना कह पाए। नेक्स्ट है लेज डाउन रूल्स फॉर द गवर्नेंस। अब सरकार किस तरीके से बनेगी, किस तरीके से चलेगी, क्या क्या इसमें बीच में इंस्टीट्यूशंस आएंगे, वो किस तरीके से वर्क करेंगे, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कौन कहाँ पे इंडिपेंडेंट है, ये सारे रूल्स, ये सारी गाइडेंस हमें कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से। एक्सप्रेसेस द आइडियल्स ऑफ अ नेशन। जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं सबसे पहले प्रीएम्बल आता है। अगर आप प्रीएम्बल कभी ध्यान से पढ़ो तो उसमें देश की जो आइडियलिटी है वो बहुत अच्छे से मेंशन्ड है, एक एक टर्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया और बताया गया कि देश किन आइडियल्स पे आगे चलेगा। तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन एक फोफेस होता है देश का, वो बताता है कि हमारी कंट्री, हमारा नेशन किस तरीके से आगे वर्क करेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें एक छोटी सी स्टोरी आती है, जो स्टोरी मैं आपको भी बताऊंगी कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी शुरू होती है 1928 से। में क्या हुआ, 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके कुछ दोस्तों ने, 8 दोस्तों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की कोशिश करी, बहुत अच्छा करी, पर इवेंचुअली वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से समझ नहीं आया लोगों को। उसमें वो सारी चीजें मेंशन थी ही नहीं जो लोग अभी भी सोचते थे कि शायद हमारा जो देश होगा वो ऐसा लगेगा। कोई बात नहीं, पहला अटेम्प्ट था, खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारे जो मोतीलाल जी के फादर, मोतीलाल जी के सन जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस चीज को सबसे पहले बोला 1935 में कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। अगर हम देश इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं तो वी शुड बी इंडिपेंडेंट बाय आवरसेल्व्स फर्स्ट, वी हैव टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो अब उन्होंने जब डिमांड रखी, अब डिमांड रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी थी, पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस होने थे, ये डिमांड उनकी फुलफिल नहीं हुई, तो ये डिमांड भी कैंसिल आउट हो गई। पर फिर हमारे लोगों ने बहुत बार ब्रिटिश की जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो पार्लियामेंट थी, उसमें बहुत बार पार्टिसिपेट किया इलेक्शंस में। तो लोगों को आइडिया लगने लगा कि किस तरीके से हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरीके से गवर्नेंस कर सकते हैं, क्या सिस्टम होता है। ऑल तो बहुत वीक था, सब कुछ बहुत वीक सिस्टम था, हमारी बात नहीं सुनी जाती थी, कुछ भी नहीं होता था, बट स्टिल द पॉइंट इज कि क्या हमारे लिए वो कन्वीनियंट था, क्या हमारे लिए आने वाले टाइम में वो काम आता, बिल्कुल आता। और इसीलिए द सिस्टम वाज एब्सोल्युटली ओके, पीपल पार्टिसिपेटेड। और यही रीजन है कि आज भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम की चल रही हैं, जैसे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, मतलब इसमें से बहुत सारी चीजें हमने ली हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी हैं। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंस्टीट्यूशन मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, जो इंडिया फॉलो करती है। इसके अलावा हमने बहुत सारी चीजें, जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था तो हमने बहुत सारी चीजें बहुत सारे अलग अलग लोगों से लेनी शुरू करी, जैसे कि अच्छा चलो मैं शायद स्टोरी थोड़ी सी इधर उधर भूल गई हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि जवाहरलाल नेहरू ने इलेक्शंस के लिए बात की थी, ठीक है, ओके, सॉरी वापस से कमिंग बैक टू द स्टोरी, थोड़ा सा मैं मिसलीड हो गई। हाँ, तो जब हमारे जवाहरलाल नेहरू वाला कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं हुआ, फिर हमारी और लंबी बातें होने लगी, फिर अराउंड 1940 when we were very sure that we'll get independence soon, तब बात ऐसी हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना पड़ेगा। और ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं यही देखना चाह रहे थे, उनको लगता था कि हम देश अपने आप से संभाल
नहीं सकते, इतनी पावर है ही नहीं हमारे अंदर, इतनी नॉलेज है ही नहीं हमारे अंदर। तो जब ब्रिटिशर्स ने ये बोला तो हमारे दिल को लगी और हमने सोचा कि नहीं, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही पड़ेगा। तो जुलाई ऑफ 1946 इलेक्शंस को कंडक्ट किया गया। कौन से इलेक्शंस को? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस को कंडक्ट किया गया। और जब ये इलेक्शंस कंडक्ट हुए, इसके बाद धीरे धीरे पहली मीटिंग हुई दिसंबर 1946 में, और यहाँ से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका कोर बन चुका था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है तो उन्होंने अलग अलग जगह के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करना शुरू किया। वहाँ से जो जो उनको अच्छा लगा वो उन्होंने अपने अंडर लेना शुरू कर दिए थे। यूएस से हमने बिल ऑफ राइट्स ले लिया, यूके से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले ली, रशिया से हमने 5 ईयर प्लान वाला सिस्टम ले लिया, है ना। इसके अलावा हमने बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स, फ्रांस से हमने कुछ और लिया, कहीं से कुछ और लिया। तो इस तरीके से लेते लेते हमारे पास काफ़ी अच्छा सिस्टम आ गया। ठीक है, अब हाँ, अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो अपना काम करी थी, स्टडी करते, डिबेट करते, डिस्कशंस करते, बहुत सारी अलग अलग लंबे लंबे डिस्कशंस होने के बाद फाइनली हमारे पास जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया है वो आया है 26 नवंबर 1949 को, और इसीलिए हम इसको कहते हैं संविधान दिवस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन डे। अब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया था, इसके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें से ही वापस से इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस में फॉर्म की जाती है ड्राफ्टिंग कमेटी। वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई। जब ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई तो इसके लीडर बनाए गए डॉक्टर भीमराव या बाबा साहेब अंबेडकर। ठीक है, अब जब ये लीडर बनाए गए तो इन्होंने बहुत हेड थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो लिखा कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए इनको कहा जाता था फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था। हमने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया है, हमने बोल दिया था कि हमने इसको अडॉप्ट कर लिया है, आज से हमारा देश क्या करेगा, इसी को ही फॉलो करेगा। पर अभी भी इसमें कुछ कुछ चेंजेस रहते थे, प्लस कोई भी अच्छा दिन तो ढूंढना पड़ता ना, एक ऑस्पिशियस डे। तो याद करो कि 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था, हमने पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस सेलिब्रेट किया है। किसके कहने पे? जवाहरलाल नेहरू के कहने पे। तो जब पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस सेलिब्रेट किया था तो हमने सोचा कि इससे अच्छा ऑस्पिशियस डे और क्या हो सकता है, और इसीलिए 26 नवंबर के बाद 26 जनवरी ऑफ 49 से क्या हो गया, 1950 को हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया, अपने देश में लेकर आए, हमने इसको फॉलो करना शुरू किया, और इस दिन से जो वाइसरॉय की पोजीशन थी वो खत्म होकर किसकी पोजीशन बन गई, प्रेसिडेंट की पोजीशन। तो पहले प्रेसिडेंट कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने फिर रेड फोर्ट पे जाके हमारे झंडे को फहराया। ठीक है, सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे, और 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे। दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन ऑल दीज 3 डेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो गया, बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, पर हमने सब सॉर्ट कर लिया। हमने मतलब हमारे फोरफादर्स ने। चलो, इसके बाद आता है हमारा द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। अब सबकी अपनी अपनी अलग अलग ड्रीम्स थी। सबको लगता था, गांधी जी को लगता था कि हमें इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना चाहिए कि सबको इक्वल राइट्स मिले, चाहे हम सोशल राइट्स की बात करें, इकोनॉमिक राइट्स की बात करें या पॉलिटिकल राइट्स की बात करें। वहीं पे जवाहरलाल नेहरू की कुछ अलग थॉट्स थे, उनको एक डेवलप्ड नेशन चाहिए था, बिल्कुल हाईटेक नेशन चाहिए था। वहीं पे बी आर अम्बेडकर के कुछ अलग राइट्स थॉट्स थे। तो उन सारे ड्रीम्स, उन सारे प्रोमिसेस को मिलाकर हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है। कुछ पार्ट आपको हर एक ड्रीम का इस कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। अब बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी की।
तो हमने जैसे जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हैं तो पहला पेज प्रीएम्बल आता है, और ये हमने लिया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, उनका भी जो पहला पेज है वो क्या है, प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल में बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है कि हमारा जो देश है उस देश में कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा। मतलब अगर हम कुछ भी चाहें तो हम किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, पर उसको एक्सेप्ट करना ना करना वो हमारी चॉइस होगी, ना कि उनकी। ठीक है। दूसरा, सोशलिस्ट। इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है। क्यों? वो सोशलिस्ट मत सोचो जो हमने वहां पे पढ़ा था। सोशलिस्ट इसलिए क्योंकि इंडिया इज वर्किंग, द गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, इसलिए हम इसको सोशलिस्ट कह देते हैं। दूसरा है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, वापस से बहुत बार बताऊंगी जब तक ये बात आप लोगों को याद नहीं हो जाती, कि सेक्युलर का मतलब ये नहीं होता कि सरकार सारे रिलीजन्स को इक्वल दर्जा दे रही है। सेक्युलर का मतलब ये होता है दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो रिलेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, देयर इज एब्सोल्युटली नो रिलेशन इन बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ secular. Next is democratic republic. Democratic and republic, there are two different words. Democracy का मतलब होता है the leader will be elected by the citizens, and republic का मतलब होता है the head of the country will never be a what do we call that? It would not be a hereditary position. Okay. सॉरी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं प्रेसिडेंट हूं तो मेरे बच्चे ही प्रेसिडेंट बनेंगे, कोई भी बन सकता है। ठीक है, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब। बाकी हमारे पास वर्ड्स होते हैं जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, है ना, ये आपको पता ही होंगे। ये सारे वर्ड्स हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है इन द प्रीएम्बल इटसेल्फ। ठीक है, तो ये हमारा था कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। आई होप क्लियर है ये सबको बहुत अच्छे से। अब हम चलेंगे अपने थर्ड चैप्टर यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ। चलो भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की। छोटी सी स्टोरी है इसमें, एमएलए जनता दल ऐसी कोई कहानी है, वो आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना। अगेन उसमें से क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, स्किपिंग दैट पार्ट, हम मूविंग डायरेक्टली टू द मेन कोर ऑफ द चैप्टर, है ना। हाँ, सो एज आई वाज सेइंग, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन कि हम इलेक्शंस को इतना अच्छा फॉलो करते हैं, इतने अच्छे से फॉलो करते हैं और बोलते हैं कि फॉलो करना भी चाहिए? व्हाट इज द रीजन? द रीजन बीइंग कि आप सोचो कि हम जब एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं और टीचर कभी पूछ ले कि बेटा आज ज्योग्राफी पढ़ने की हिस्ट्री, तो कभी भी आप लोग एक साथ में जवाब नहीं दे सकते। वो छोड़ो, उसमें से भी जब आपको 2 चॉइस दिए ना, तभी भी कोई पीछे से बोलते हैं मैम आज इकोनॉमिक्स कर लेते हैं, है ना। तो ऐसा अगर 50 बच्चों में हो रहा है तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में क्या हम इतने सारे लोग एक जगह बैठकर एक मत से कोई भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं? नहीं, सिर्फ फूटे हुए नजर आएंगे, सिर्फ लोगों के, और कुछ नहीं हो, है ना। तो बस इसी रीजन की वजह से हमारे लिए कौन लॉज बनाएगा, उनको चूज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। और इसके लिए हमने क्या किया, हमने इलेक्शंस कंडक्ट करने शुरू कर दिए। कौन गवर्नमेंट बनाएगा, कौन मेजर पॉलिसीज कंडक्ट करेगा, कौन मेजर पॉलिसीज को बनाएगा, इन सब के लिए हमारे पास इलेक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि एक साथ में इतनी सारी जनता एक जगह पे साइलेंटली नहीं बैठ सकती। ठीक है, तो नेक्स्ट इज व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, ये हमने पहले ही चैप्टर में, जो पहला चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी, वही फीचर्स हैं कि डेमोक्रेसी में वही लीडर होना चाहिए जिसको जनता ने चूज किया है। दूसरा, सबको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मिलना चाहिए, 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, थोड़े थोड़े टाइम के बाद इलेक्शंस होने चाहिए, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इंडिया में 5 साल का पीरियड है तो 5 साल के बाद इलेक्शंस होने चाहिए, है ना। कुछ इस तरीके के रूल्स और रेगुलेशन। फिर आता है इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया।
अब ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब है किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, है ना। तो हम पहले टॉपिक वाइज ही चलते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज या फिर इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स। अभी इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स क्या होते हैं, चलो ये समझेंगे हम। तो होता क्या है कि देश तो देखो बहुत बड़ा है ना। अब इस पूरे देश को मैंने इसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया। इन छोटे छोटे हिस्सों में हर एक सपोज हमारे पास 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। अब इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो लेट्स सपोज अल्फा 1, बीटा 1, यहाँ से बीटा 2, गामा 1, यहाँ पे तीनों कैंडिडेट, तो अल्फा 2, बीटा 3 और गामा 2, ठीक है। इस तरीके से कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। ये 1 2 3 4 क्या है, कैंडिडेट्स हैं। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से कोई ना कोई कैंडिडेट अपने पर्टिकुलर एरिया में से खड़ा होगा, ठीक है। इन एरियाज को हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एक बार वापस से मैं इसको बताती हूँ, थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास में 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है खाओ पियो पार्टी, एक का नाम है नाचो गाओ पार्टी, और एक का नाम है सो जाते हैं पार्टी, ठीक है। साउंड्स कूल। चलो, खाओ पियो पार्टी में हमारे पास 3 लोग हैं, समोसा अंकल, कचौरी आंटी और पानी पूरी दीदी, ठीक है। नाचो गांव में वी हैव नाचो गांव में क्या, नाचो गांव में वी हैव ढोलक दादा, डमरू भैया एंड व्हाट एल्स, पायल दीदी। पायल साउंड्स नाइस, ठीक है। फिर आते हैं हमारे सो जाते हैं। इसमें हम रख सकते हैं पिलो, शीट एंड ब्लैंकेट, ठीक है। साउंड्स फन। चलो, अब क्या होगा कि हमने क्या किया, ये है हमारे पास एक इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक देश है। इस देश में हमने 3 इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर्म करी, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी में से एक एक, लेट्स सपोज खाओ पियो पार्टी में से समोसा, नाचो गांव में से ढोलक और सो जाते हैं में से पिलो, ये 3 लोग फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए फाइट कर रहे हैं। सेकंड में सेम कचौरी, डमरू और शीट। थर्ड में पानी पूरी, पायल और ब्लैंकेट, है ना। अब डिसाइड ये करना है कि जीतेगा कौन। तो यहाँ की जो जनता है, फर्स्ट नंबर की जो जनता है, वो वोट करेगी आउट ऑफ समोसा, ढोलक एंड पिलो। इनमें से मान लेते हैं कि समोसा अंकल जो है वो जीत गए, ठीक है। सेम जो सेकंड में जनता रहती है वो शीट, डमरू और कचौरी में करेगी, तो मान लेते हैं कि शीट जीत गई। और थर्ड में मान लेते हैं कि पानी पूरी जीत गई, वो तो ऑब्वियसली जीतती थी, है ना, उसको नहीं हरा सकते। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी थी, 3 इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमसे बोला जाता है कि जो मेजॉरिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 50% प्लस, यही होना चाहिए, मतलब हाफ प्लस 1। तो अगर मैं इसका हाफ देखूं तो कितना हो गया, हाफ हो गया इसका एक्चुअली 1.5, है ना। तो 1.5 से ज्यादा, मतलब 1.5 से ज्यादा कितना हुआ, 2। अगर 2 किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है तो वो क्या हो गई, वो मेजॉरिटी फॉर्म कर लेगी। तो अभी इस कंडीशन पे खाओ पियो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने मेजॉरिटी फॉर्म करी है। तो नाचो गाओ पॉलिटिकल पार्टी से जो ढोलक भैया ये क्या फॉर्म करेंगे, ऑपोजिशन फॉर्म करेंगे। एमएलए ये भी हैं, ढोलक भैया भी, शीट भैया भी एमएलए हैं, समोसा भैया भी एमएलए हैं, ये सब एमएलए हैं। अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो विधानसभा की, अगर हम बात करेंगे पार्लियामेंट की, लोकसभा की, तो ये लोग कौन हो जाएंगे, एमपी हो जाएंगे, है ना। तो ये सारे लोग जो जीते हैं ना, चाहे वो उनकी पार्टी हारी हो चाहे उनकी पार्टी जीती हो, दे आर ऑल एमएलए। पर जो लोग जीत जाते हैं वो मिलके रूलिंग पार्टी फॉर्म कर लेंगे और जो लोग हार जाते हैं वो मिलके ऑपोजिशन फॉर्म कर लेंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पॉलिटिकल पार्टी चलती है। ये होता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हमने 1 2 3 बनाई है, और 50% से ज़्यादा आपको लाना चाहिए। फिर आती है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब ये रिजर्व्ड क्या होती है, मान लेते हैं कि नंबर 2 नंबर 3 जो है वो रिजर्व्ड है। किसके लिए रिजर्व्ड है, विमेन के लिए रिजर्व्ड है। तो बिल पास हो गया तो विमेन के लिए रिजर्वेशन कर सकते हैं, तो विमेन के लिए रिजर्व्ड है। अब कैसे करें रिजर्व्ड, रिजर्व्ड का मतलब ये है कि जो 3rd नंबर वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक्सेप्ट फॉर विमेन कोई और खड़ा हो ही नहीं सकता। तो अगर ब्लैंकेट भैया 3rd से जाना चाहते हैं तो वो नहीं जा सकते। क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह हमें किसी और को रखना पड़ेगा, क्योंकि पायल दीदी और पानीपुरी दीदी तो यहाँ से जीत जाएंगे, मतलब खड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये रिजर्वेशन SC ST OBC और विमेन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब आती है वोटर्स लिस्ट। ना व्हाट इज अ वोटर्स लिस्ट, तो वोटर्स लिस्ट के टाइम पे कौन से एरिया में कौन रह रहा है, कौन से एरिया में कितने वोटर्स रहते हैं, उनके सारी डिटेल्स, उनके पिक्चर्स, ये सारी चीजें हमारी वोटर्स लिस्ट में होती हैं। ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इलेक्टोरल रोल। इसमें कुछ इस तरीके का पेपर होता है। इस पेपर में एक पिक्चर होती है, यहाँ पे आपका सारी डिटेल्स होते हैं, फिर पिक्चर होगी, फिर डिटेल्स, फिर पिक्चर होगी, फिर डिटेल्स। इस तरीके का इलेक्टोरल रोल होता है। तो द पॉइंट इज कि जो इलेक्टोरल रोल है, जब हम इलेक्शन मतलब वोटिंग देने जाते हैं, वोट देने जाते हैं, उस टाइम पे यही इलेक्टोरल लिस्ट को देखा जाता है और उसके बाद ही आपको प्रूव किया जाता है कि आप बाहर जाके वोट, अंदर जाके वोट दे सकते हो। ठीक है, फिर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। अब आता है हमारा नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। तो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट में क्या होता है, सबसे पहले सरकार आपसे बोलती है कि भाई आपकी पॉलिटिकल पार्टी से अप्रूवल लेकर, सपोज समोसा अंकल को खाओ पियो पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ना था, तो वो जाएंगे, वो अप्रूवल लेकर आएंगे। जब उनको पार्टी का अप्रूवल मिल जाएगा, फिर अगर वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे, वहां से अप्रूवल लेंगे, वहां से अपने आप को नॉमिनेट करेंगे कि भाई मेरे को भी इलेक्शन में जाना है। फिर उनके पास थोड़ा सा टाइम होता है, इस टाइम पे अच्छा एक चीज और कि इनकी जो एज लिमिट है वो कितनी होती है, 25 एंड प्लस, 25 के हो या फिर आप उससे ऊपर होने चाहिए। ठीक है, वोटिंग के लिए 18 होती है और नॉमिनेशन के लिए 25 होती है। तो अब इसके बाद इनको टाइम मिलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसमें से वापस लेना चाहो, नॉमिनेशन वापस लेना चाहो, तो आपको एक लिमिटेड टाइम मिलेगा जिसमें आप नॉमिनेशन वापस ले सकते हो। इसके अलावा आपको इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है। सपोज आप MLA की इलेक्शंस लड़ रहे हो तो 25,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार सब कुछ कर रही है, इलेक्शन कमीशन सब कुछ कर रही है, लास्ट मोमेंट पे आप बोल दोगे नहीं नहीं भाई हमें तो इलेक्शन लड़ने ही नहीं है, हम तो डर गए। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। इसके अलावा जो आप नॉमिनेशन का फॉर्म भरते हो, उसके अलावा हमें एक छोटा सा एफिडेविट साइन करना पड़ता है। वो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत लीगल नेसेसिटी है, जिसमें ये लिखा होगा कि आपके जितने भी डिटेल्स हैं वो सब उसमें मेंशन्ड होंगी। आपके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग चल रहे हैं वो उसमें लिखा होगा। आपके पास कितने असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, आपके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, इसके सारे डिटेल्स देने पड़ेंगे। और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये इन सब की डिटेल्स आपको उस एफिडेविट में लिख के देनी पड़ेगी। इसके अलावा ये सारी डिटेल्स हमारा जो इलेक्शन कमीशन है इसके ये ट्रांसपेरेंट कर देता है, ताकि कोई भी जनता कभी भी जाके इनके पोर्टल से देख सके कि कौन सा कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है, कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इलेक्शन का, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली जनता को पता चलता है कि कौन कितना बेटर है, उनको पता चलता है कि कौन कौन इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है। आपने कई बार स्लोगन सुने होंगे, है ना, जैसे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ और क्या है, इस बार 300 पार, है ना। तो ऐसे जो स्लोगन्स होते हैं ना, दे वेरी कैची, और बिकॉज दे आर वेरी कैची तो कहीं ना कहीं वो माइंड में सेट हो जाते हैं। इस टाइम पे इलेक्शन कैंपेन इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि आप कुछ भी पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते किसी के भी बारे में। आप
किसी को ब्राइब नहीं कर सकते, थ्रेटन नहीं कर सकते वोटर्स को। 25 लाख से ज़्यादा अगर आप किसी भी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्चा कर रहे हो इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, तो वो भी नहीं कर सकते आप, है ना। व्हाट एल्स, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज, सपोज आप सरकार आप ही की है तो आप गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी नहीं यूज़ कर सकते, है ना। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसको फॉलो करना पड़ता है थ्रू द इलेक्शंस। ऐसा कोई करता नहीं है पर मान के चलते हैं। ये फिर है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। तो बहुत पुराने ज़माने में हम पोलिंग कैसे करते थे, पर्ची, बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स। अब ऐसा नहीं होता। अब हम क्या करते हैं, अब हम ईवीएम्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो बहुत आसान हो गया है इसकी वजह से। क्या होता है ईवीएम में, आप बस जाओगे, प्रेस करोगे और आ जाओगे, तो वो अपने आप से वोट काउंट करते रहता है, कौन सी पार्टी को कितने मिल गए। बाय द एंड ऑफ द डे वो काउंट करके बता देगा। ऐसे सारी डिस्ट्रिक्ट्स का काउंट कर लिया जाता है और तुरंत तुरंत हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। तो बहुत आसान है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। नाउ द नेक्स्ट इज रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट का। जैसे जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट का, बिल्कुल वैसे इलेक्शन कमीशन भी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट का। इसके बाद अब इसमें होता क्या है कि सबसे पावरफुल होता है हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अपॉइंटमेंट का काम किसका होता है, इनका, प्रेसिडेंट का, हमेशा की तरह। इसमें भी अगर हमारे इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन कुछ कह दे तो पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी या ऑपोजिशन को वो मानना ही पड़ेगा। दे हैव नो अदर चॉइस। प्लस इलेक्शन कमिश्नर एक बार चूज हो गया तो उसको हटाना उतना ही मुश्किल है जितना प्रेसिडेंट को हटाना, प्राइम मिनिस्टर को हटाना या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना। ठीक है, तो इसको भी हम प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट से ही हटा सकते हैं। आपने देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पे जितने सरकारी ऑफिसर्स होते हैं वो सारे इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाते हैं, ना कि सरकार के अंडर, क्योंकि उनका काम उस टाइम पे सरकार का नहीं होता, इलेक्शन कमीशन के अंडर हो जाता है। इतनी पावर होती है इलेक्शन कमीशन के पास। ठीक है, ना चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब इलेक्शंस में प्रॉब्लम क्या होती है, इलेक्शंस में बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि मोरालिटी डाउनग्रेड करती है, जैसे हमने डिस्कस किया था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा बड़ी पकड़ है एक पॉलिटिकल पार्टी में, तो कोई और ऑप्शन आपको बहुत अच्छा नहीं मिलता, है ना। इसके अलावा जिनके पास पैसा है वो अपने पैसे को यूटिलाइज करते हैं और इलेक्शन में कंडक्ट यूज़ करते हैं। जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो स्मॉल पार्टीज हैं या स्मॉल इनकम बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उन लोगों के पास इतना ऑप्शन नहीं होता कि इतना नाप शनाप पैसा वो कैंपेनिंग में खर्च कर सकें। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें इन डेमोक्रेसी फ्री और फेयर डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है। चलो, सो आई होप दिस चैप्टर इज ऑल्सो डन। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिली हो इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, छोटा तो नहीं है चैप्टर वैसे, पर वील ट्राई कि हम उसे जल्दी कवर कर लें। चलो, छोटा सा ही है ना। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ कि इंस्टीट्यूशन काम कैसे करता है। इसके लिए क्या हमें एक पेज और मिलेगा? चलो, यहीं पे बताती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ आपको। देखो, हमारा तो सिस्टम है, इसको हम कहते हैं थ्री फोल्ड सिस्टम। ठीक है, अब ये थ्री फोल्ड सिस्टम कैसे हुआ ये आपको बाद में भी काम आएगा, इसमें मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको। सपोज हम लेजिस्लेटिव की बात करें, ठीक है, फिर हमने बात करी एग्जीक्यूटिव की, फिर हमने बात करी जुडिशरी की। अब ये जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, ये ना अलग अलग ऑर्गन्स हैं, है ना। ये हमारे पास अलग अलग ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। पर टीयर्स की भी तो बात करते हैं, लेवल्स की भी तो बात करते हैं। तो यहाँ पे लेवल्स लिख लेते हैं। ये है हमारा यूनियन लेवल, ये है हमारा स्टेट लेवल और ये है हमारा लोकल लेवल। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव असेंबली को यूनियन में क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट।
यानी कि संसद, ठीक है। पार्लियामेंट को के 3 हिस्से होते हैं, ये बहुत अच्छे से प्लीज इसको कहीं पे भी मेंशन कर लो, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा काम आएगा। कि ये हमें समझ ही नहीं आता कहाँ पे क्या नाम यूज हो गया, क्यों हो गया, कुछ नहीं समझ आता। तो आज हम समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट किस तरीके से काम करती है। पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव असेंबली है जो लॉज बनाती है, लॉ मेकिंग बॉडी है यूनियन में, ठीक है, देश की है। इसके 3 हिस्से हैं, लोकसभा, राज्यसभा और द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये बात क्लियर है, ये आपने सुना होगा। लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस, प्रेसिडेंट इज प्रेसिडेंट। लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली को हम कहते हैं विधानसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो यूपी की अलग होगी, बिहार की अलग, पंजाब की अलग, हरियाणा की अलग, महाराष्ट्र की अलग, ये सारी क्या बोलेंगे इनको, विधानसभा, ठीक है। अब इसमें विधान परिषद भी होता है विच इज लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो हर एक स्टेट में नहीं मिलेगा, कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं जिनका जिसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है पॉपुलेशन में, सिर्फ वहीं आपको विधान परिषद मिलेगा। फिर बात करते हैं हम लोकल का। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर हम लोकल की बात करें तो 2 टाइप की होती है। रूरल एरियाज में आपके पास पंचायत है और अर्बन एरियाज में हमारे पास है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव कौन है, जो इंप्लीमेंट करा रहा है। अब इंप्लीमेंट कराने के लिए हमारे पास होती है कैबिनेट प्लस ऑफिसर्स। ऑफिसर्स कौन है अभी मैं बताऊंगी। जुडिशरी है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, स्टेट में हाई कोर्ट, ये सेम होता है, और लोकल में ये इनके वार्ड काउंसलर्स और काउंसिल, है ना, वो सब। और लोकल में होती है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इसके नीचे होती है मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। ये हमारा एक सिस्टम है जो हम देश में फॉलो करते हैं। अब इसमें डिसीजन मेकर्स कौन है, हमारा प्रेसिडेंट भी डिसीजन मेकर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी डिसीजन मेकर है, हमारे कैबिनेट भी डिसीजन मेकर है। कैबिनेट कैसे, कैबिनेट वो लोग फॉर्म करते हैं जो मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी यानी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करेंगे। प्राइम मिनिस्टर उनमें से चूज करता है कि किसको क्या ऑफिस देना है। तो सपोज मैं एक एमपी हूँ जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गई हूँ, मैं उसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करती हूँ जिससे प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर ने मेरे को एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दिया, तो आई एम द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन नाउ, ठीक है। इस तरीके से हम अपने कैबिनेट फॉर्म करते हैं। अब ठीक है, अब जरूरत क्या है हमें इंस्टीट्यूशंस की, तो काम कौन करेगा भाई, काम होगा कैसे अगर इंस्टीट्यूशंस ही नहीं होंगे। तो इतना सारा सिस्टम है, ये तो एक शॉर्ट सिस्टम है जो हम समझने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर इतने सारे इंस्टीट्यूट्स और होते हैं जिसके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते। मतलब इट्स अ होल लॉट अदर डिफरेंट फील्ड टू स्टडी अबाउट। इसलिए पॉलिटिकल साइंस पबैट जो है वो अलग एक पूरी बुक है मोटी मोटी, है ना, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं, राइट। तो ये इंस्टीट्यूशंस वही हैं जो एक्चुअली काम करते हैं, जिसकी वजह से आज हमारा इतना स्मूथ सिस्टम चल रहा है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट की जरूरत क्या है, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत पड़ी। क्या स्टेटमेंट बोला, मजा ही आ गया। तो किसी भी देश में लॉज को चेंज करने की फाइनल अथॉरिटी हमेशा पार्लियामेंट के पास होती है। नए लॉज बनाने की चेंज नहीं सॉरी नए लॉज बनाने की फाइनल अथॉरिटी किसके पास होगी, पार्लियामेंट के पास, हमेशा, हर एक कंट्री में, ठीक है। उसके बाद हमारी पार्लियामेंट के पास में सरकार को रन करने का तरीका होता है। हमारी पार्लियामेंट के पास में सरकार को रन करने की पावर होती है। किस तरीके से सरकार रन करेगी, किस तरीके से काम होगा, किससे क्या क्वेश्चन पूछना है, ये सारी पावर पार्लियामेंट के पास है। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास में एक बहुत बड़ी पावर है और वो ये है कि वो मनी को किस तरीके से यूटिलाइज करती है। तो कभी भी जो भी मनी बिल्स होते हैं, जो भी फाइनेंस बिल होते हैं, वो सारे हमेशा पार्लियामेंट में ही डिस्कस किए जाएंगे ताकि जनता को पता चले कि उनका पैसा कहाँ पे कैसे लग रहा है। इसके अलावा लास्ट है हमारे पास पार्लियामेंट जो है वो देश का सबसे बड़ा एरिया होता है जहाँ पे हम डिस्कशंस कर सकते हैं, डिबेट्स कर सकते हैं, कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो उसके बारे में भी बताया जा सकता है, ठीक है। नाउ
अब हम बात करेंगे अबाउट द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पहला हाउस है हमारा लोकसभा, दूसरा हाउस है हमारा राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा इज द अपर हाउस, हाउएवर लोकसभा इज द लोअर हाउस, बट राज्यसभा हैज लेस पावर देन लोकसभा। अब कोई भी ऑर्डिनरी बिल होगा तो वो हमेशा किसके थ्रू पास होगा, हमेशा पहले वो लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट विल साइन इट। बट अगर हम किसी मनी बिल के बारे में बात करेंगे तो मनी बिल हमेशा किसके थ्रू पास होगा, लोकसभा के थ्रू। उसमें राज्यसभा का कोई भी से नहीं होता, राज्यसभा उसमें कोई भी चॉइसेस नहीं कर सकती। थर्ड पॉइंट, लोकसभा जो है उसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राज्यसभा में नहीं होते। तो पॉलिसी क्या बन रही है, क्या नया लॉ आने वाला है, इन सब के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिम्मेदार होती है और वही किस में है, लोकसभा में। इनको कंट्रोल भी कौन करता है, लोकसभा, ऑपोजिशन कंट्रोल करता है, बाकी सारे एमपीज कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट इसमें मैंने मिस कर दिया, वो ये था कि लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन रेस हो जाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को अलोंग विथ इट्स कैबिनेट उसे रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारी लोकसभा के पास इतनी पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। Okay, never mind, it's not working again. चलो, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सॉरी, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब देखो, हम जब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट प्लस ऑफिसर्स, ये कौन है। जब हमारी लोकसभा में एक कैबिनेट फॉर्म होती है, काउंसिल फॉर्म होती है, तो काउंसिल में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, 20-25 मिनिस्टर्स जो हैं वो कैबिनेट फॉर्म करते हैं। इन लोगों में ये सारे लोग, अब आप एक बात सोचो कि क्या जरूरी है कि एजुकेशन मिनिस्टर की एजुकेशन बहुत अच्छी हो, और अगर अच्छी है तो किस लेवल तक अच्छी होनी चाहिए। कहीं पर भी कोई भी कंपल्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को एजुकेशन से फ्री किया हुआ है। कोई फ्री कोई फेल, 10th फेल, 5th फेल भी एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट द पॉइंट इज कि अगर ये फेल लोग एजुकेशन मिनिस्टर बन रहे हैं तो ये मिनिस्टर बन क्यों रहे हैं? क्योंकि इनके पास लीडरशिप क्वालिटी, पढ़ने से आपको लीडरशिप क्वालिटी या पढ़ने से आपकी वो स्किल्स जो एक लीडर में होनी चाहिए वो जरूरी नहीं है डेवलप हो। अगर ऐसा ही होता तो हम सब लोग जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब लीडर होते, पर ऐसा तो है नहीं। कुछ ही लोग लीडर्स होते हैं, कुछ ही लोगों के अंदर ये स्किल होती है, तो कैसे काम करें? इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 टाइप के एग्जीक्यूटिव्स बनाए हैं। एक वो जिनके पास स्किल है, जिनके जो लीडर हैं, पर जरूरी नहीं कि उनके पास एजुकेशन हो, और उनके पास पावर तो ज्यादा होती है पर उनके पास पावर के साथ में टाइम बहुत कम होता है। तो अगर मैं मान के चलूं कि हम अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में इनको हम कहते हैं टेम्पररी एग्जीक्यूटिव एज वेल। ठीक है, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ कि ये वाले जो लोग हैं ये हमेशा दे हैव मोर पावर बट लेस टाइम। कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता इनके लिए एजुकेशन का। ठीक है, कोई भी कंपल्शन नहीं है कि इनको ये एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए तभी ये इस पोजीशन पे बैठेंगे। ये कौन है? हमारे मिनिस्टर, जिनको हम चूज कर रहे हैं। फिर आते हैं हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव, है ना। ये वो लोग हैं जो रिटायर्ड IAS IFS रिटायर्ड है या नहीं है, उसी टाइम बहुत साल काम कर चुके, अपनी अपनी फील्ड में कमाल काम किया है, तो अब ये PA की तरह काम करते हैं। PA किसके? इनके, किसके? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के। एक्चुअली ये होते हैं जो आइडियाज देते हैं हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, क्योंकि इनको अपनी फील्ड के बारे में ऑब्वियसली ज्यादा नॉलेज है। तो हमने क्या किया, इनको लेस पावर दी पर इनको
मोर टाइम दिया, इनडेफिनेट टाइम दे दिया इनको, लाइफ टाइम ये अपना मस्त मजे कर रहे हैं अपनी पोजीशन पे, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि अगर हमने किसी को पढ़ा लिखा दिया तो उसकी मोरालिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम एक्सट्रीम पावर इनको दे देंगे तो भी तो गड़बड़ हो सकती है ना, इसीलिए किसी से पावर ले ली तो किसी को किसी और टाइप की पावर दे दी। ये डिफरेंस है पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया शायद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जितने भी सारे मिनिस्टर्स होते हैं उनको साथ में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। इसका एक पार्ट होता है कैबिनेट, जिसमें हम इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो करीब 20 से 25 हो सकते हैं इनको काउंट करते हैं। इन सबका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम ही प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, अगर इन केस प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी रिजाइन करना पड़ेगा और वहीं पे लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी और मिड टर्म इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। ठीक है, फिर आता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, इंडिया में हमारे प्रेसिडेंट को एक नॉमिनल हेड की तरह माना गया है। कहीं पर भी नॉमिनल हेड आता है आपको क्या लिखना है? प्रेसिडेंट। पर हर जगह ऐसा नहीं होता। अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें जैसे कि यूएसए में होता है, तो इस कंडीशन पे प्रेसिडेंट के पास में बहुत ज्यादा पावर होती है। ऑल्दो इंडिया में भी काफी पावर है, पर वो मोर लाइक कि डिस्कस कर लो, बात कर लो, बुला लो, अपॉइंटमेंट कर लो, इस टाइप की पावर है। पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम हमेशा, जैसे यूएसए का बात करें तो वहां पर हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हम अपने मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते हैं, अपने एमपीज को इलेक्ट करते हैं, वो फाइनली हमारा प्राइम मिनिस्टर चूज करता है। पर वहां पर कौन चूज हो रहा होता है? वहां पर कैंडिडेट चूज हो रहा होता है फॉर द प्रेसिडेंट। जब वो चूज होगा तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने मिनिस्टर्स को चूज करेगा, वो खुद पर्सनली चूज करेगा और अपॉइंट करेगा, है ना। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है लास्ट हमारा जुडिशरी। भाई जुडिशरी जो है वो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम अपने फंडामेंटल राइट्स को यूज ही नहीं कर पाएंगे, यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमारा जो जुडिशरी है दैट इज वेरी वेरी क्रूशल। इसमें हमारे जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास में बहुत एक्सटेंसिव पावर होती है, जूरी बैठती है प्रॉपर, डिपेंड करता है केस कितना बड़ा है उतनी बड़ी जूरी होगी। जो चीफ जुडिशरी के हेड होते हैं उनको हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? यू हैव टू टेल मी ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड नॉट जस्ट दैट, यू हैव टू टेल मी हु वुड बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज वेल। ठीक है, व्हेन यू विल गूगल इट यू विल फाइंड इट। चीफ जस्टिस जो भी होंगे हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, इनको अपॉइंट करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। और सॉरी, हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनको अपॉइंट करने का काम होता है प्रेसिडेंट का, और इसको एडवाइस करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर प्लस चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो या आई गेस दैट्स इट, है ना। आई गेस मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया इस चैप्टर में से। चलो भाई, थैंक यू सो मच एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज डेमोक्रेटिक राइट्स। हाँ, छोटा सा चैप्टर है ये, तो बहुत छोटा सा। तो देखो भाई, ये चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर है। आई होप आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो। आई नो मैंने बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म किए, बट दिस इज व्हाट वन शॉट्स आर फॉर। अगर आपको अभी भी स्लो लग रहा है तो उसको 2x पे चला लेना। और क्या कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि मैम आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया है तो बता देना, आई विल मेक श्योर कि मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो फॉर्म कर लूँ। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स, राइट। तो देखो, डेमोक्रेटिक राइट्स जो चैप्टर है ना, ये इसमें आपको सबसे पहले 3 छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक है गुनतनामो बे का, एक है सऊदी अरेबिया का, एक है कोसोवो का। बहुत शॉर्ट में इन एग्जाम्पल्स को हम पढ़ेंगे। तो गुनतनामो बे ऑन 11 सितंबर 2011 होता क्या है कि न्यूयॉर्क सिटी पे अटैक होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा, ट्विन टावर अटैक जिसको हम कहते हैं, उसामा बिन लादेन जिसके वो थे कल्प्रिट। तो अब जब ये बात हुई तो न्यूयॉर्क की गवर्नमेंट यानी यूएसए की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जितने भी मुस्लिम्स न्यूयॉर्क में रहते हैं उन सबको वो उन्होंने बोल दिया कि दे आर ऑल कल्प्रिट।
तो घरों से जितने भी मुस्लिम्स थे उनको उठाया गया और सीधे जेल भेज दिया गया। और कोई ऐसी वैसी जेल नहीं, जैसे इंडिया में काला पानी की सजा हुआ करती थी ना, वैसे गुनंतनामो बे की सजा हुआ करती थी, वहां भेज दिया। बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत हरास करते थे, कोई एविडेंस नहीं था कि उन लोगों ने किया है या नहीं किया, बट जस्ट बिकॉज उन्होंने एक इंसान के बारे में सुना और उन्होंने पूरी कम्युनिटी से बदला लेना शुरू कर दिया। अब जब गुनंतनामो बे में ये सारी स्टोरी होती है, तब इसमें यूनाइटेड नेशंस ने इंटरफेयर किया, उसके प्रेसिडेंट ने इंटरफेयर किया। तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने ये बोला कि ये हमारा इंटरनल मैटर है और इसमें हम नहीं चाहते कि कोई भी एक्सटर्नल सोर्स कभी भी इंटरफेयर करे, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की बात हो चाहे ना हो। बहुत सारी चीजें पता चली। आज भी गुनंतनामो बे में बहुत सारे लोग हैं जिनके एविडेंसेस इनके पास नहीं है, घर वालों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ऐसा ऐसा हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी स्टोरी हो जाती है, हाईलाइट हो जाती है, और उसके बाद भी यूएसए इन लोगों को आजाद नहीं करता। एक ऐसा देश जो हर जगह सिर्फ ये बोलता है कि वी आर अ पीसफुल कंट्री, वी आर देयर टू हेल्प, वी आर द कंट्री हु गेव ह्यूमन राइट्स टू द वर्ल्ड। एक ऐसी कंट्री जो इतनी सारी बातें बोलता है, क्या उस कंट्री के लिए ये करना सही था? क्या वो लोग जो एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जस्ट बिकॉज वो उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनके साथ वो टॉर्चर करना सही था? दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ लाइफ विदाउट राइट्स, जहाँ पे उन लोगों के पास राइट ही नहीं था कि वो उसके अगेंस्ट फाइट कर सके। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल आता है, सिटीजन्स राइट इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में पहली, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि विमेन को बहुत राइट्स नहीं थे, आज भी नहीं है, वोटिंग राइट मिल गए हैं, पर सऊदी अरेबिया इज नॉट अ कंट्री वेयर विमेन कैन मूव फ्रीली। दे आर वेरी, दे आर नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीवन। द पॉइंट इज कि वहाँ का कल्चर ऐसा है ना, और वो उन्होंने वहाँ के लॉज में उसको इनकलकेट किया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद कंट्री में सबसे पहली चीज की, कंट्री जो है वो एक राजा रूल करता है, मोनार्कियल कंट्री है वो। ठीक है, अब इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे राजा खुद ही अपना लेजिस्लेचर चूज करता है, राजा खुद ही जुडिशरी चूज करता है, राजा खुद ही अपना एग्जीक्यूटिव चूज करता है। तो क्या वहां पे जनता की कोई भी इंपॉर्टेंस है? जनता के पास कोई भी राइट है? नहीं है। क्या वहां पर कोई भी सिटीजन पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या एक्सेप्ट फॉर वन रिलीजन बाकी सारे रिलीजन के लोग वहां पे जाके एंजॉय कर सकते हैं, फ्रीडम देख सकते हैं, अपने रिलीजन के बारे में प्रीच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जो आपको अगेन बता रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में सिटीजन्स के राइट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल आता है हमारे पास कोसोवो का। तो कोसोवो जो है वो एक प्रोविंस हुआ करता था यूगोस्लाविया का, और इस एरिया में, कोसोवो के एरिया में, दो लोग रहते थे। एक थे अल्बेनियंस और दूसरे थे सर्ब्स। सर्ब मेजॉरिटी में रहते थे और अल्बेनियंस माइनॉरिटी में रहते थे। जब देश में इलेक्शंस वगैरह हुए तो एक सर्ब नेशनलिस्ट था जिसका नाम था मिलशेविक। ठीक है, इनका नाम था मिलशेविक। तो मिलशेविक नाम के जो अंकल थे, उनको अल्बेनियन से कुछ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो जैसे ही वो वहां के लीडर बने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी आर्मी से बोला कि जितने भी अल्बेनियंस हैं उनको मार दो, उनके घर जला दो। और यही हुआ, बुढ़े बुढ़े लोगों को उन्होंने जला दिया, बाहर निकाला, टॉर्चर किया, मार दिया, और अल्बेनियंस एक पॉइंट पे खत्म होने वाले थे जब यूनाइटेड नेशंस ने इंटरफेयर किया और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि कोसोवो जो है अब वो यूगोस्लाविया से स्प्लिट करेगा और वो अलग होकर एक देश में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो क्या अल्बेनियंस के पास यहाँ पे राइट्स नहीं थे, या वहां पे उनको राइट्स अपने यूज करने का मौका ही नहीं मिला? यही सारी चीजें होती हैं जिसके लिए हमारे राइट्स इतने इम्पोर्टेंट हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है कि इमरजेंसी के टाइम पे भी हमारे राइट्स को कभी भी वायलेशन या ब्रीच नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि भाई राइट्स होते क्या हैं? क्या है राइट्स? राइट्स तो राइट्स होते हैं, अधिकार हैं, पर इसको अगर मैं कहीं पे एक्सप्लेन करना चाहूँ, डेफिनेशन देना चाहूँ, तो मैं क्या दे सकती हूँ? नाउ फॉर दैट, राइट्स, दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि कभी भी हमारी सोसाइटी में कोई भी चीज एक्सेप्टेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लीगलाइज्ड है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज लीगलाइज्ड है तो जरूरी नहीं है कि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज आज से बहुत साल पहले सोसाइटी में एक्सेप्टेबल थी,
एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे उसको लीगलाइज्ड करना बंद कर दिया, मतलब उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। चाइल्ड मैरिज जब इलीगल डिक्लेयर हुई, क्या तभी भी वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल थी? बहुत टाइम लगा, आज भी हो रही है बहुत सारी जगहों पे, है ना। तो क्या सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट किया? नहीं किया। तो लीगल होने का मतलब ये नहीं कि उसे सोसाइटी से एक्सेप्टेंस मिलेगी, और सोसाइटी से एक्सेप्टेंस होने का मतलब ये नहीं कि उसको लीगल राइट मिल गया है। आपने एक बहुत बुढ़े अंकल थे, उनको रोड क्रॉस करा दी, आपने उनकी हेल्प करी, पर क्या अगर आप उनकी हेल्प नहीं कराते तो क्या आपको पनिश किया जाता? नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो आपकी चॉइस थी, सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है, पर वो कोई लीगल या इलीगल डिक्लेरेशन नहीं है। इसीलिए राइट वो रीजनेबल क्लेम्स हैं किसी भी इंसान के, जो सोसाइटी भी एक्सेप्ट करती है और लॉ भी सैंक्शन करती है। ठीक है, सो व्हाट आर राइट्स? राइट्स आर द लीगल क्लेम्स, राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन which are recognized by the society and sanctioned by the law. Okay, now why do we need rights? इन्हीं सब चीजों की वजह से कि हम अपनी आजादी से अपनी जिंदगी जी पाए। ठीक है, अब नाउ वी हैव फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास 6 टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लिखने को आ सकता है, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ो और अच्छे से समझो। फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है 6। याद करने का तरीका क्या है? पहले भी शायद मैंने आपको बताया है, फ्री सीसी। ठीक है, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कहाँ गया एक्सप्लॉयटेशन? अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड सी फॉर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, इस तरीके से आप ये फ्री सीसी से याद कर सकते हो। निमोनिक है छोटा सा, फ्री सीसी, है ना। 6 फंडामेंटल राइट। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम कहता है आर्टिकल 19 से 22 तक कि हम सब आजाद हैं, हम जो करना चाहें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जब तक हम किसी को कोई और प्रॉब्लम नहीं दे रहे। ठीक है, हम कहीं पर भी एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हैं, अपने देश में फ्रीली मूव कर सकते हैं, किसी भी टाइप का ऑक्यूपेशन फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीसफुल मैनर में कोई वो करना है, क्या करना है, ग्रुप फॉर्म करना है, असेंबली फॉर्म करनी है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी मतलब स्पीच और एक्सप्रेशन में बोल सकते हैं, जब तक आप किसी और को परेशान नहीं कर रहे तब तक। दूसरा है हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन वी हैव आर इज रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन, राइट टू रिलीजन या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपसे ये कहता है कि भाई हम आज ये हमारे पास अधिकार है कि हम अपने देश में रहते हुए कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि रिलीजन को चेंज कर दो, ना आप रिलीजन को जबरदस्ती चेंज कर सकते हो। आपकी चॉइस है, आपको चेंज करना है करो, आपको बिना रिलीजन के रहना बिना रिलीजन के रहो। दैट्स ऑल इन फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सॉरी, थोड़ा सा ब्रेक हो गया ना, मेरा वो ब्रेन सेल वापस से मरने शुरू हो गए। नेक्स्ट है हमारा ई, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी इज वन राइट जो आपको ये बोलता है कि जो आपको ये बोलता है कि हम रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या बोलता है कि रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं। कहाँ से कहाँ तक है राइट टू इक्वालिटी? 14 से 18 तक। ठीक है, हम फॉलो करते हैं रूल ऑफ लॉ, कोई भी लॉ के अंडर सब लोग इक्वल हैं। इसके साथ में हम ये भी मानते हैं कि किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ना। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 ये सारे इसमें आते हैं, जिसमें आपका आर्टिकल 15 क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन वाला, 17 हो गया अनटचेबिलिटी। ये सारी चीजें हम राइट टू इक्वालिटी में ही कंसिडर करते हैं। फिर आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ई। ठीक है, FREE। नेक्स्ट इज ई,
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें हमसे कोई भी जोर जबरदस्ती से काम नहीं करा सकता। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज फॉर 23 एंड आर्टिकल 24। इसमें हमसे बोला जाता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जाना चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी एक्सप्लॉयटेशन का ही एक पार्ट है, चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉयटेशन का एक पार्ट है। तो बेसिकली आपसे कोई भी बिना पैसे के और बिना विल के काम नहीं करा सकता, ठीक है। फिर आता है सी विच इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फर्स्ट। तो हमारे पास ये राइट है कि हम कहीं पर भी अपने कल्चर को, अपनी एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। आज मैं चाहूँ तमिलनाडु में जाके भांगड़ा सिखाने का तो मैं सिखा सकती हूँ, वो बात अलग है कोई सीखे ना सीखे, मेरी क्लासेस फेल हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट इफ आई वॉन्ट टू आई कैन, ठीक है। चाहे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, मैं चाहूँ तो उसमें एडमिशन लेना चाहती हूँ तो मैं ले सकती हूँ, कोई मेरे को रोक नहीं सकता। बस कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि इतना इतना करना पड़ेगा आपको तब होगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग विच इजंट रीजनेबल, आप उसके लिए मना नहीं कर सकते एडमिशन के लिए, ठीक है। द लास्ट वन इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसको हम कहते हैं द हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वाई द हार्ट ऑफ इंडियन, वाई द हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो ही ना, विच इज आर्टिकल नंबर 32, तो इन सारे आर्टिकल्स का, इन सारे राइट्स का कोई फायदा नहीं है, जीरो। हमारे पास अगर यही अधिकार नहीं है कि हमारे अगर राइट्स ब्रीच हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं, तो हम सरकार से हेल्प ले सकते हैं, जुडिशरी से हेल्प ले सकते हैं, तो क्या करेंगे हम इन अधिकारों का, है ना। तो इसलिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहता है कि आपके कोई भी राइट ब्रीच हो रहे हैं तो आप कभी भी जाके जुडिशरी की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये थे हमारे 6 मेजर फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद हम बात करें एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। तो हमने राइट टू एजुकेशन और राइट टू लाइफ को एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दे आर नॉट फंडामेंटल राइट्स, दे आर अ सब पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। दे आर द सब पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। Right to education is Article 21A, which comes in right to freedom. Right to life is Article 21, comes under right to freedom, ठीक है। Right to speech and expression comes under right to freedom. ये सारे rights हैं। तो right to life कहता है कि आपको जीवन का अधिकार है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की कि आपको अच्छी लाइफ प्रॉपरली दे, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन, जिसको आपको पता है कि हम 6 से 14 साल के बच्चों के लिए गवर्नमेंट जो है वो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है ताकि वो अच्छे से अपने आप को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। जिनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते वो इसके थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट एल्स या आई गेस दैट्स इट। सो डू वी हैव एनीथिंग एल्स? लेट्स सी। चल, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छा करना अपना पेपर, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग द वीडियो, सब्सक्राइबिंग द चैनल, सो दैट अगर कोई भी और नया सेशन आता है लाइव रिकॉर्डेड तो आपको सब कुछ जल्दी से पता चल जाए। मेक श्योर दैट यू कैन ऑल्सो कॉमेंट। एक क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था कि हु इज द चीफ I'm black. I'm sorry. क्या कहते हैं हम अपने चीफ ऑफिसर को? चीफ जस्टिस, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आई एम सॉरी, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? और नेक्स्ट कौन बनने वाला है ये भी आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है, ठीक है। बहुत ध्यान से जरूर कमेंट सेक्शन पर बता दें। उसके साथ में अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट मिसिंग है, किसी पार्ट को और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो प्लीज उसको भी कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करें। मेक श्योर दैट यू आर शेयरिंग दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। मेक श्योर दैट यू आर क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन, यू आर आल्सो लाइकिंग द वीडियो, एंड थैंक यू all the very best for your final exams. I'll come up with some new videos every now and then, so make sure that you follow me there as well. Thank you, have a very good day, good night. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।